आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सेट 1 फिजिक्स सेट 1 के सेक्शन बी करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने सेट 1 का सेक्शन ए कर चुका है। ओके, तो आज हम लोगों का ये नेक्स्ट क्लास है मॉडल टेस्ट पेपर के लिए, क्लास 11th। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है। सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में ए एंड बी 2 क्वेश्चन है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, बस सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। तो जिसमें 2 मास है, सपोज डैट ये m1 है, ये m2 है, तो ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे इक्वल टू लगेगा, एक कांस्टेंट होगा g। सो m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला है। g एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ये होता है। ओके, बस आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 8 का क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करता है। दूसरा, ये इट ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इसमें कोई रिपल्सिव नहीं होता, रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। हमेशा 2 मास के बीच में कैसा फोर्स रहता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, और थर्ड, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप 2 भी लिख सकते हैं, ये 2 बॉडी के बीच में अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये फोर्स लगता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट बी है कि इंडिकेट द मार्क इल्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट और इल्ड पॉइंट को हम लोगों को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ आप देखोगे तो ये ग्राफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट अगर ओ से ए तक देख रहे हैं तो ये इलास्टिक बिहेवियर है। मतलब अगर किसी बॉडी को आप खींचते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? एक सर्टेन लिमिट तक का, जैसे स्प्रिंग को आप क्या कर रहे हो? खींच रहे हो, तो एक सर्टेन लिमिट तक जब उसको छोड़ोगे तो वो अपनी पोजीशन क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर उसको हद से ज़्यादा खींच देंगे, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट, तो वो क्या बन जाएगा? खींचा हुआ रह जाएगा, प्लास्टिक बन जाएगा। सो 0 to a क्या है? इलास्टिक है, और इधर C to D क्या है? प्लास्टिक बिहेवियर बन जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जो इल्ड पॉइंट होगा, मतलब कि इस पॉइंट से अगर ज़्यादा हम लोग उस बॉडी को खींच दे तो वो क्या बन जाएगा? प्लास्टिक बिहेवियर का बन जाएगा। फिर भी हम उस पर फोर्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है इल्ड पॉइंट। तो पॉइंट बी इल्ड पॉइंट है एंड पॉइंट ई क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाँ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्या है? लिक्विड ड्रॉप सबसे पहले बनाएंगे। ये हम लोगों का लिक्विड ड्रॉप है, जिसमें क्या है? प्रेशर के वजह से, ठीक है, सपोज डैट इसका रेडियस क्या ले लिए? आर ले लेते हैं इसका रेडियस। ये एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस हमने आर ले लिया। अब इसमें क्या होगा? एक प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर की वजह से ये थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा। अब जब एक्सपैंड करेगा तो इसके एरिया में भी क्या होगा? इंक्रीमेंट आएगा। ये जो ब्लू वाला डॉटेड लाइन है वो क्या है? ये एरिया में थोड़ा ही सा एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो ये एरिया हुआ। मतलब इनिशियली इसका एक्सेस प्रेशर पी इज एक्सेस प्रेशर, आप लिख लो एक्सेस प्रेशर। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ द बबल ड्रॉप। टी फिर लिख लो सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले इनिशियली इसका था एरिया 4πr²। कोई भी स्फीयर शेप में एरिया क्या होता है 4πr²। सो अब इंक्रीमेंट हुआ, इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ, तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ करके क्या हो गया 4, इसका जो एरिया है इस स्फेरिकल शेप का जो एरिया है वो क्या हुआ 4πr प्लस dr कर लेते हैं। सपोज डैट ये dr इसका एरिया में इंक्रीमेंट है, सो 4πr प्लस dr इसके एरिया में इंक्रीमेंट हुआ। अब हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया सो क्या था 4πr प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4πr², ठीक है। अब करो 4πr² प्लस डेल्टा r² प्लस 2r डेल्टा r, ठीक है, माइनस 4πr², ठीक है। dr डेल्टा r डैट मीन्स चेंज इन रेडियस, ठीक है। यहाँ पे dr लिए क्योंकि स्मॉल चेंज हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखो dr ना बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, इसलिए ये dr को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ये 0 के बराबर हो गया। हम लोगों का यहाँ पर क्या बचा 4πr² प्लस 2r dr माइनस 4πr²। ब्रैकेट ओपन करेंगे 4πr², 4 2 8 πr dr माइनस 4πr²। ये कटा तो चेंज इन एरिया क्या आया, चेंज इन एरिया आया 8πr dr, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे सरफेस एनर्जी, निकालेंगे सरफेस एनर्जी जो होगा, सरफेस एनर्जी ये बराबर होगा सरफेस टेंशन का, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन T, चेंज इन एरिया क्या आया है 8πr dr, एंड जब इसमें एक्सपेंशन हुआ तो कुछ वर्क डन हुआ, ठीक है। अब वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है dr है, ठीक है। फोर्स को हम लोग प्रेशर के फॉर्म में चेंज करेंगे, सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ पे सरफेस एनर्जी एंड वर्क डन हमेशा इक्वल होता है, सो लिखेंगे सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ओके, सो लिखे T इंटू 8πr dr इज इक्वल टू PA। A फॉर एरिया, सो A के वैल्यू में लिखेंगे 4πr²। जब आप लोग इसको कट करोगे, ठीक है, कट करना क्या क्या हो सकता है, r² से r, और क्या हो जाएगा हाँ, यहाँ पे क्या था फोर्स इंटू dr, सो PA हो गया फोर्स का और ये dr हो गया, मतलब यहाँ पे dr हो जाएगा, dr कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल, 4 2 8, ठीक है। मतलब आप इसको जब असेंबल करोगे तो आ जाएगा P इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2T, ठीक है, 2T। सो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ऑन द लिक्विड ड्रॉप इज 2T/R, ये आपका आएगा डेरिवेशन। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है, तो अ मैकेनिकल सिस्टम इन विच ऑसिलेटरी मोशन टेक्स प्लेस इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, उसको हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ बॉब, यहाँ पर एक हेवी मास का बॉब रहता है जिसको मासलेस स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर अटैच किया जाता है, और जब हम लोग उसको उसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन लेगा, मतलब इस तरह से मूव करेगा। ओके, इस तरह के सिस्टम को सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। ओके, ये था हम लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का A। 11 का B क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लिखना है। ओके, तो टाइम पीरियड मतलब क्या हो रहा है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2πL/G, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.17, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड L फॉर लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 11 का सी है, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम, अब सेकेंड पेंडुलम कहते किसको है ये पता रहेगा तो आप आराम से इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, जिसका 2 सेकेंड टाइम पीरियड रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड पेंडुलम। टाइम पीरियड पता चल गया 2, तो 2 होगा। पाई का वैल्यू 3.14, एल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लो। जब इसका वैल्यू आप निकालोगे किस तरह से निकालोगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी का वैल्यू क्या हो गया 2 सेकेंड, ठीक है, 2 इंटू 3.14 और अंडर रूट एल निकालना है, जी का वैल्यू 10 ले लेना। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आता है, ये 1 मीटर आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स 1 मीटर का आएगा। लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम इज 1 मीटर। ओके, ये है आपका आंसर। अब डायरेक्ट ना 1 मीटर भी लिख देना, उतना कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि 1 मार्क्स का है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला डेराइव करना है। ओके, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो रहा है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन आइसोथर्मल कंटेनर। ये कंटेनर है जिसमें कितना गैस रखा हुआ है, 1 मोल गैस है। सपोज P1 इज इनिशियल प्रेशर, V1 इज इनिशियल वॉल्यूम एंड T इज टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे T1 T2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब वर्क डन होगा तो P प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड होगा। जब प्रेशर हम लोगों का रिड्यूस्ड होगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। वॉल्यूम अब यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपैंड किया, टेम्परेचर तो हम लोगों का क्या है, कांस्टेंट है। सो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल वर्क डन हुआ है, सो W इज इक्वल टू DW। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, PdV होता है। ठीक है, अब P कांस्टेंट था, P निकाल लिए, DV को इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, V1 टू V2 तक चेंज हो रहा है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा DV इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। ओके, PV इज इक्वल टू RT, ये आइडियल गैस फॉर्मूला है, ये हम लोगों को पता है। PV इज इक्वल टू RT, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे, RT बाई V। ठीक है, P का वैल्यू रखते हैं, P का वैल्यू रखते हैं, RT चूंकि कांस्टेंट है, सो DV बाई V मतलब क्या हो गया, 1 बाई V। 1 बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई V। देखो P इज इक्वल टू RT बाई B, यहाँ पर P का हमने वैल्यू रखा RT। ओके, DV बाई V इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, जब V का इंटीग्रेशन करेंगे, सो लॉन V1 टू V2। ओके, ऊपर वाला लिमिट लगा दिए, V2 माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब यह RT लॉन में है, जब ये लॉन में चेंज होगा तो ये लॉग में बेस 10 में 2.303 हो जाएगा। मतलब टोटल हम लोगों को क्या फॉर्मूला निकालना है, ये W इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 V2 बाई V1। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए क्या होगा, P1 बाई V2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। सो V2 बाई V1 का यहाँ पे हम रख देंगे P1 बाई V2। सो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट कैपेसिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट डेफिनेशन लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास दैट सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी यूनिट मास के सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत होता है, हीट एनर्जी का जरूरत होता है, वही उसका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का ये था ए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट है लैटेंट हीट कैपेसिटी। लैटेंट हीट कैपेसिटी क्या है? लैटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए यूनिट मास ऑफ द मटेरियल। मतलब कोई यूनिट मास के मटेरियल के स्टेट को चेंज करने के लिए जो एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है वो लैटेंट हीट कैपेसिटी होता है। जैसे कि कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है 1 kg का, तो उसको लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट एनर्जी का ज़रूरत पड़ रहा है वो उसका क्या कहलाएगा? लैटेंट हीट कैपेसिटी। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इट्स वेरी सिंपल। इट स्टेट्स दैट heat lost by a body at higher temperature equals heat gained by the body at lower temperature। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या जानते हैं? हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ठीक है। हायर टेम्परेचर से क्या जाता है? लोअर टेम्परेचर में जाता है। अब जब कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, तो हायर क्या हो रहा है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाएगा। तो हायर टेम्परेचर से जितना केल्विन गया लोअर टेम्परेचर में, जितना उसने पहला बॉडी जितना लॉस किया, सपोज दैट ये दो बॉडी था, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है, इसमें हायर टेम्परेचर है, इसमें लोअर टेम्परेचर है, दोनों को क्या कर दिया? लिंक्ड करा दिया, कॉन्टैक्ट करा दिया। तो यहाँ से क्या होगा? टेम्परेचर सेकेंड वाली बॉडी पर जाएगा, तो यहाँ से जितना ये लॉस करेगा टू उतना ही गेन करेगा। और इसमें सराउंडिंग में जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाई। हाँ, ये हार्मोनिक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है। y(xt) इज इक्वल टू a sin 36t प्लस 0.018x प्लस π/4, ठीक है। तो इसमें हमको एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फेज निकालना है। ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप एक जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आप लिखिए। क्या होता है? a sin y(xt) इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस फाइव, ठीक है। फाइव मतलब क्या हो गया? 5 फॉर फेज हो गया, a फॉर एम्पलीट्यूड होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा बाई 2 होता है। सो एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसी से दोनों को कंपेयर कीजिए, a 3 है तो ये 3 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा बाई 2 होता है, ओमेगा बाई 2 ओमेगा का वैल्यू कितना है? 36 है, ठीक है, और 2 पाई का वैल्यू 3.14। हाँ, जब आप इसको कैलकुलेट करना तो आ जाएगा 5.73 हर्ट्ज। ओके, फेज क्या हो जाएगा? फेज तो π/4 है, सो फेज क्या हो रहा? π/4। ये था हम लोगों का सेक्शन बी का, ठीक है। सेट 1 के सेक्शन बी को आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सेट 1 का सेक्शन सी। इट्स ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।